जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और बिना कोई डिलीशन करे चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि कल क्या पढ़ा था। कल हमने देखा था कि चाल क्या होती है। स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा है कि जो वस्तु है उनकी दो अवस्थाएं होती है, या तो कोई भी वस्तु आपकी गतिमान होगी या फिर कोई भी आपकी वस्तु जो है वो विराम अवस्था में होगी। अगर आपकी वस्तु गति करती है तो उसको नापना पड़ता है। अब किसी वस्तु की अगर गति की है किसी वस्तु ने, तो वस्तु की गति में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम कैसे नापते हैं। वस्तु की गति में या फिर वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उससे हम निर्देश बिंदु से नापते हैं। हमने देख लिया था निर्देश बिंदु क्या होता है। उसके बाद में किस वस्तु ने कितनी गति की है उसे नापने के लिए हम दो भौतिक राशियों का प्रयोग करते हैं, जो कि थी दूरी और विस्थापन। कल हमने देखा था कि या फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी वस्तु की दूरी की दर, किसी भी वस्तु के दूरी की परिवर्तन की दर कि कोई वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो उसी सेकंड के अंदर 20 मीटर चल रहा है। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। पहला ऑब्जेक्ट, पहली वस्तु जो है आपकी, पहली वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है और दूसरा वाला एनर्जी है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी, खाना खाया उसने अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर, तो वो उसी 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर चल रहा है। मतलब ए ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर चला है। ए ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में 10 मीटर चला है। उसी समय उसी 1 सेकंड के अंदर जो बी ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर चला है। तो हमने देखा कि पहले ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर दूरी तय करी है, दूसरे ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर दूरी तय करी है। दोनों ने ये दूरी कितने सेकंड में ट्रेवल की है या फिर कितने सेकंड में दूरी को तय किया है। 10 सेकंड में दूरी 1 सेकंड में दूरी को तय किया है। दोनों ने इस दूरी को कितने सेकंड में तय किया है। 1 सेकंड के अंदर दूरी को तय किया है। पहले ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर 1 सेकंड में तय किया, दूसरे ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर भी 1 सेकंड में तय किया। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि किस ऑब्जेक्ट की चाल ज्यादा है, किस वस्तु की चाल ज्यादा है, तो रिकॉल करो हमने कल चाल के बारे में क्या पढ़ा था कि एकांक समय में किसी वस्तु की दूरी की परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं, या फिर एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। तो यहाँ पर वस्तु ए ने एकांक समय में 10 मीटर ट्रेवल करा है और वस्तु बी ने एकांक समय में 20 मीटर ट्रेवल करा है। या फिर स्थिति में या फिर गति में परिवर्तन की दर ज्यादा किसकी है, इसकी ज्यादा है। 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है और 1 सेकंड में आधा ही चला है उसका। तो वस्तु की गति में परिवर्तन की दर किसकी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट बी की ज्यादा है। तो हम क्या बोल देंगे, जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी चाल ज्यादा है। चाल हमने क्या बोला था कि कभी भी किसी भी वस्तु की दूरी में परिवर्तन की दर को, वस्तु की दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। किस वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है, किसी भी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है और उस दूरी को तय करने के लिए उसने कितना समय लिया है, उसी को आप चाल बोलोगे। चाल का एक सूत्र भी हमने कल देखा था। क्या सूत्र था चाल का? अगर हम चाल का सूत्र पूछूं मैं आपसे तो क्या था? चाल का सूत्र भी हमने देखा था। क्या था चाल का सूत्र? वस्तु द्वारा चलित दूरी कि वस्तु ने कितनी दूरी चली है और कितने समय में चली है। वस्तु द्वारा चलित दूरी, किसी वस्तु ने कितनी दूरी चली है और कितने समय में चली है, उसी को हम
चाल बोलते हैं। मतलब अगर आप गति की तुलना कर रहे हो, पहले आप बोल रहे थे कि मैंने 10 मीटर चला है, दूसरा बोल रहा है मैंने 20 मीटर चला है और एक इंसान बोल रहा है मैंने 5 मीटर चला है, तो आप उनके द्वारा की गई गति की तुलना कर रहे हो उनके दूरी से, कि एक ने 5 चला है, एक ने 10 चला है, एक ने 20 चला है। लेकिन इसी गति की तुलना को अगर मैं समय के साथ करूंगी, अब मैं क्या देख रही हूँ कि ठीक है इन सब ने गति तो की है, लेकिन कितने समय में की है, या फिर इनके गति के परिवर्तन की दर क्या है, कितने सेकंड में किसने कितनी गति तय करी है। तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं वहां पर, फिर हम उस वस्तु की चाल की तुलना कर रहे हैं कि पहले इंसान ने 5 मीटर चला 1 सेकंड में, दूसरे इंसान ने 10 मीटर चला 1 सेकंड में, और तीसरे इंसान ने 20 मीटर चला 1 सेकंड के अंदर। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम वस्तु की चाल को नाप रहे हैं, हम अलग अलग वस्तुओं की चाल को नाप रहे हैं कि कौन सी वस्तु हमारी जो है दूरी तय करने में कम समय ले रही है। जितनी कम समय लेगी उस वस्तु की जो चाल है उतनी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप इसको यहां से देखो ठीक से, यहां से अगर हम इस चीज को देखें तो हम क्या देख रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलित दूरी लिखो चाहे दूरी लिखो एक ही बात है, दूरी बटा समय। तो हम क्या देख रहे हैं, समानुपात जानते हैं, व्युत्क्रमानुपात और समानुपात जो होता है। चाल जो है जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी ज्यादा वस्तु की चाल हो सकती है, और जितनी ज्यादा दूरी आप तय कर रहे हैं उतना ज्यादा वस्तु की चाल होगी। और उस दूरी को तय करने के लिए जितना कम समय लोगे आप, जितना कम समय लोगे उतनी ही वस्तु की चाल ज्यादा होगी। कैसे मैम समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार वापस देखते हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं, दो केस समझेंगे ना। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। दोनों ने ही 10 मीटर की दूरी तय करी है, दोनों ने ही 10 मीटर की दूरी तय की है। पहले इंसान ने 10 मीटर की दूरी तय करने के लिए जो समय लिया था वो था 2 सेकंड, और दूसरे इंसान ने सेम दूरी को तय करने के लिए जो समय लिया था वो था 5 सेकंड। ठीक है, अगर मैं वस्तु ए की चाल निकालूं कि वस्तु ए की चाल क्या है, दोनों ने दूरी तो समान तय करी है लेकिन मैं निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही कि कौन विजेता है, तो मैं क्या करूंगी, उनकी चाल देखूंगी कि भाई दोनों ने समान दूरी तो तय करी है, समय किसने कम लिया है। तो चाल ए पर्सन की निकाल रही हूँ, इसलिए चाल ए ले रही हूँ, क्या होता है दूरी बटा समय। वस्तु ए ने कितनी दूरी तय करी है 10 मीटर की और समय लिया है 2 सेकंड का, तो इसकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार वस्तु बी की चाल कितनी हो जाएगी, कितना दूरी तय करी उसने भी 10 मीटर दूरी तय करी और टाइम कितना लिया उसने 5 लिया है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों वस्तुओं ने समान दूरी तय करी है, दोनों वस्तुओं ने 10-10 मीटर की दूरी ही तय करी है, लेकिन जिस वस्तु ने समय कम लिया है उसकी चाल ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझा रही थी कि जितना कम समय वस्तु लेगी किसी भी दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। यहाँ इसने कम समय में दूरी तय करी है ना, तो इसकी चाल जो है वो ज्यादा निकल करके आई है, और उसने उसी दूरी को तय करने के लिए समय ज्यादा लिया है ना, तो इसकी जो चाल है वो कम निकल करके आई है। ठीक है, दूरी बराबर है। हाँ, और देखो अगर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई वस्तु है, ए वस्तु है, उसने 2 सेकंड में 20 मीटर कवर करे हैं, और दूसरी वस्तु ने 2 सेकंड में 40 मीटर कवर करे हैं। तो यहां से अगर इस वस्तु की मैं चाल निकालू, क्या होता है दूरी बटा समय, तो कितनी निकल करके आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड। और अगर इस वस्तु की मैं चाल निकालूंगी, कितनी निकल करके आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड। और अगर मैं इस वस्तु की चाल निकालूं तो क्या हो जाएगा दूरी बट्टा समय, फिर से तो कितनी हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो इस बार हमने क्या करा, हमने इस बार दोनों वस्तुओं द्वारा लिया गया समय एक कर दिया कि भाई दोनों ने 2-2 सेकंड लिए, लेकिन चाल किसने ज्यादा चली है, बी ने ज्यादा चली है। तो इस स्थिति में क्या हो गया, बी की सॉरी दूरी किसने ज्यादा तय करी है, बी ने ज्यादा दूरी तय करी है। तो इस स्थिति में क्या होगा, बी की जो चाल है वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब आप क्या कह सकते हो कि किसी भी वस्तु की चाल जो है वो दो चीजों पर निर्भर कर रही है। फॉर्मूला देख के बता रहे हैं ना, दो चीजों पर निर्भर कर रही है, एक तो दूरी पर और एक समय पर। जितनी ज्यादा दूरी होगी चाल उतनी बढ़ती जाएगी, जितना कम समय लोगे दूरी उतनी, और चाल जो है वस्तु की उतनी ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप समय ज्यादा लगा रहे हो तो चाल आपकी कम हो जाएगी। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। और चाल की जो एसआई यूनिट है कितनी होती है, इकाई, एसआई इकाई जो है चाल की वो क्या होती है मीटर प्रति सेकंड होती है।
उसके अलावा हमने कल एक ग्राफ डिस्कस किया था, चाल इज इक्वल टू चलित दूरी बटा समय। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछ रखा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय देख करके बताइए कि वस्तु की चाल क्या है। तो कभी भी आपको वस्तु की चाल पता करनी है तो आप कोई से भी 2 पॉइंट ले लो। यहाँ पर इसने ये 1 पॉइंट ले लिया और यहाँ पर इसने ये दूसरा पॉइंट ले लिया है। तो वस्तु द्वारा समय कितना लगा है, T1 से T2 का समय लगा है, तो T1 से T2 का समय कितना हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे। तो समय कितना ले लिया इसने, T2 माइनस T1, और इतने में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, D1 से D2 के बीच की दूरी तय करिए, तो दोनों को माइनस कर दूंगी तो बीच का जो समय है वो आ जाएगा। और कितना, सॉरी, दोनों ने कितनी दूरी तय करी है, यहाँ से हमें वो मिल जाएगा D2 माइनस D1 करके, और समय हमें मिल जाएगा T2 माइनस T1 करके। जैसे मान लो ये आपका 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये आपका 50 है और ये आपका 100 है। तो मैं बोल रही हूँ इन 2 पॉइंट के बीच में D1 से D2 और T1 से T2 समय के बीच में वस्तु की चाल क्या थी। तो चाल क्या होती है हमारे पास में, चाल होती है दूरी बटा समय, चाल होती है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी तय करिए, पता नहीं दूरी कितनी तय करिए, मुझे पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में चला है, तो मैंने आपको बताया है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है, तो दोनों बिंदुओं को माइनस कर दो। ऊपर वाला बिंदु कितना है, 100 है, और नीचे वाला कितना है, 50 है, माइनस 50। समय कितना लग रहा है इसको, भाई 20 से 10 सेकंड के बीच में करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चाल निकाल रहे हैं, चाल को मैं यहाँ पर स्पीड लिख रही हूँ, एस फॉर स्पीड, या फिर उधर लिख दूंगी, छोड़ो। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 50/10। तो वस्तु की जो चाल है वो कितनी निकल करके आई है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये एग्जाम्पल कम समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये यहाँ पर तो आप इतना सा समझ लो कि दूरी समय ग्राफ से हम किसी भी वस्तु की चाल की गणना कर सकते हैं। ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम आगे करने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि मैम आपने क्या समझा दिया, हमें समझ ही नहीं आया। एक बार वापस मैं इसको आपको बता रही हूँ, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ग्राफ की मदद से ये पता लगाया है कि वस्तु को D1 से D2 तक की दूरी तय करने में कितना समय लगा है। दूरी कैसे निकाली है, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट 50 होगा, ये पॉइंट 100 होगा। वैसे ग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा, आपको अज्यूम नहीं करना है, यहाँ पर नहीं था इसलिए मैंने लिखा है। तो D2 से D1 के बीच की दूरी कितनी हो गई, 50 मीटर हो गई। भाई ये 0 से 50 मीटर दूर है, ये 0 से 100 मीटर दूर है, तो आपस में इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। और यहाँ पर मैंने दोनों के बीच का समय अंतराल निकाल लिया और क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो मेरी जो दूरी है वो कितनी आ गई है, 50 मीटर प्रति सेकंड, जो है मेरी वस्तु द्वारा चलित चाल आ गई है। आज के टॉपिक के अंदर हम जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक है उस पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक पे क्या है आज, कि चाल कितने प्रकार की होती है। लेकिन चाल के प्रकार देखने से पहले आप एक चीज रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो वस्तुएं होती हैं, वस्तु जो गति करती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है समान गति और दूसरी होती है एक समान गति और दूसरी होती है असमान गति। एक समान गति और असमान गति बताया था जब वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के अंदर एक निश्चित दूरी तय करती है, मतलब हर सेकंड में जैसे वस्तु 5-5 सेकंड चल रही है, या फिर हर 2 सेकंड के अंदर वस्तु 10-10 मीटर दूरी तय करती जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एक समान गति हो जाएगी। लेकिन कभी कभी वस्तुएं क्या करती है, निश्चित समय अंतराल के अंदर असमान रूप से गति करती है। मतलब पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चल गई, दूसरे सेकंड के अंदर 2 मीटर ही चली है, तीसरे सेकंड के अंदर अचानक से 10 मीटर चली गई। तो 2 प्रकार की जो गति है हम वस्तुओं की देखते हुए आए हैं। जिस प्रकार से वस्तुओं की 2 प्रकार की गति होती है, उसी प्रकार से वस्तुओं की जो चाल होती है वो भी एक समान और असमान हो सकती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक समान और असमान गति सीख चुके हैं तो यहाँ पर आपको एक समान और असमान चाल भी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि यह एक अदिश राशि है, ठीक है। जो चाल है वो एक अदिश राशि है, मतलब जो चाल है वो आपकी दिशा पर निर्भर नहीं करती है, और इसके दूसरे एसआई मात्रक जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन कैसी दी हुई है। अब जो वस्तुएं होती है, मोस्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास में डेली लाइफ में, हम सब क्या करते हैं, असमान रूप से गति करते हैं। कभी देखा है किसी इंसान को एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, एकदम नियत चाल से चल रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता। अगर रोड पर गाड़ियां भी चलती है ना तो बार बार ब्रेक लगाती है, कभी रोड खाली आता है तो गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है, ट्रैफिक आता है तो गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाती है। तो जो वस्तुएं होती है वो ज्यादातर असमान गति ही करती है। अब असमान गति अगर वस्तु कर रही है, मान लो कोई वस्तु है आपकी, उसको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं हम, एक सारणी बना रहे हैं,
जहां पर हमने वस्तु की जो गति है उसको ऑब्जर्व किया था। देखो, यहाँ पर वस्तु द्वारा की गई गति लिख रहे हैं हम और वस्तु द्वारा लिया गया समय लिख रहे हैं। जब मैंने उस वस्तु को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, स्टॉप वॉच में टाइम कितना हो रहा था, 0, ठीक है। और जब मैंने वस्तु को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा था तो उसके द्वारा चली गई दूरी भी कितनी थी, 0 ही थी। समय बीता, 1 सेकंड हो गया तो वस्तु 2 मीटर चली। दूसरे सेकंड बाद में वस्तु जो है उसकी 5 मीटर, मतलब 0 से नाप रही हूँ सारी चीजें मैं, 0 से 2 मीटर चल गई, फिर 0 से 5 मीटर दूर हो गई। तीसरे सेकंड में मैंने देखा तो जो वस्तु है वो 8 मीटर, मान लो 8 मीटर चल गई। मतलब ये पॉइंट है, ये हमारा 0 या फिर पॉइंट ए है। जब समय 0 हो रहा था तो वस्तु यहाँ खड़ी थी, ए की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और जब टाइम 1 सेकंड हुआ, जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो वस्तु ने दूरी कितनी तय कर ली, 2 मीटर। जब मतलब एक सेकंड बाद में मैंने वस्तु को देखा था तो मेरी वस्तु यहाँ पर थी। अगले 1 सेकंड बाद जब मैंने देखा तो मेरी वस्तु मुझे यहाँ मिली, 5 मीटर पर मिली, अगले 1 सेकंड बाद में। फिर उसके अगले 1 सेकंड बाद मैंने नोटिस करा तो मुझे वस्तु यहाँ मिली, 8 मीटर पर। फिर उसके बाद में मैंने एक बार और वस्तु की जो चाल गति है वो नोटिस करी तो मुझे जो वस्तु है वो और दूर मिली है, यहाँ। जब मैंने देखा तो वस्तु जो थी मेरे चौथे सेकंड में 15 मीटर दूर जा चुकी थी इस ओ ऑब्जेक्ट से। वापस बता रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ कि जब मैंने वस्तु को नोटिस करना स्टार्ट किया तो पहले 1 सेकंड में वो 2 मीटर चली। अगले सेकंड जब मैंने देखा तो वो यहाँ से 5 मीटर दूर पहुंच गई थी ए से। अगले 1 सेकंड बाद देखा तो वो ए से 0 से या फिर ए से आपका 8 मीटर दूर पहुंच गई थी। फिर चौथे सेकंड में जब मैंने उसको देखा तो वो ए से 15 मीटर दूर चली गई थी। तो अगर मैं देखूं तो हर सेकंड के अंदर, पहले सेकंड के अंदर वस्तु 2 मीटर चली, अगले सेकंड के अंदर वस्तु जो है 3 मीटर चली, फिर उसके अगले सेकंड में वस्तु वापस 3 मीटर चली है और उसके अगले सेकंड में जो वस्तु है वो 7 मीटर चली है। तो अगर मैं यहाँ पर वस्तु की चाल बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर वस्तु की चाल को नोटिस करूं तो पहले केस में वस्तु की चाल कितनी हो जाएगी, जब उसने 2 मीटर तय किया था 1 सेकंड के अंदर तो वस्तु की चाल कितनी हो जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगले सेकंड के अंदर अगर मैं देखूं, दूसरे केस के अंदर मैं देखूं तो यहाँ पर वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 3 मीटर, और वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना, 1 सेकंड। तो दूसरे केस के अंदर वस्तु की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर तीसरे केस में देखें हम, इन दो केसेस में देखें तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 8 - 5 3, और वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना हो गया, 3 - 2 1 सेकंड। मतलब वस्तु की जो, मैं क्यों उसको पुट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दूरी बटा समय, दूरी कितनी आती जा रही है, ये आपकी दूरी आती जा रही है और नीचे आपका समय आता जा रहा है। समय तो 1 1 सेकंड में देखना है हमें, तो 3 मीटर प्रति सेकंड। चौथे केस के अंदर अगर मैं चाल देखूं, चौथे केस के अंदर अगर मैं चाल देखूं तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 8 से 15 तय किया, मतलब उसने 7 मीटर और तय कर ली है चौथे सेकंड के अंदर। तो मतलब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 7 मीटर, और 1 सेकंड लिखा है तो 7 मीटर प्रति सेकंड मैं इसको लिख सकती हूँ। तो इस केस में मैं देख रही हूँ कि जब मेरी वस्तु जो है असमान रूप से गति कर रही है, जब मेरा ऑब्जेक्ट असमान रूप से गति कर रहा है तो वस्तु की चाल भी बदल रही है, वस्तु की जो चाल है वो भी असमान आ रही है। अब मैं अगर इसमें आपको पूछ लूं कि मुझे वस्तु की चाल बताओ, तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम वस्तु की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे बोलेंगे वस्तु की जो चाल है 3 मीटर प्रति सेकंड है, वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं 7 मीटर प्रति सेकंड है और कुछ बोलेंगे कि 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो सभी बच्चे सही बोल रहे हैं, लेकिन सब बच्चों का आंसर अलग कैसे है, क्योंकि जो वस्तु है वो बार बार अपनी चाल बदल रही है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु अपनी चाल बार बार बदलती है तो हम एक फिक्स चाल नहीं बता पाते हैं कि वस्तु की असल में चाल है क्या। तो इस डिलेमा को, इस विडंबना की जो सिचुएशन है उसको क्लियर करने के लिए हम क्या बोलेंगे, अब तुम में से कुछ बोलेंगे नहीं मैम हम तो 2 मीटर प्रति सेकंड मानेंगे, कोई बोलेंगे नहीं मैम हम तो 7 मीटर वाली मानेंगे, कोई बोलेंगे कि 3 मीटर प्रति सेकंड मानेंगे। तो हम इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं बोलूंगी कि चलो हम अलग अलग नहीं मानते, हम इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, इस वस्तु की औसत चाल निकाल लेंगे, ठीक है। औसत चाल निकालने से क्या होगा, हमें लगभग एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि वस्तु की जो गति करने की दर है वो कितनी है। तो कभी भी अगर कोई वस्तु असमान चाल चलती है तो हम उसकी चाल का जो अंदाजा है उसकी औसत चाल से लगाते हैं। तो अभी औसत चाल क्या हो जाता है
किसी भी वस्तु की औसत चाल, किसी भी वस्तु की औसत चाल जो है वो उस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा उस वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय के बराबर होती है। तो अगर मैं यहाँ आपको पूछूं इस डेटा को देख करके कि वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है, तो 0 से शुरू करा था, 15 पे खत्म कर दिया, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई। और वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना है, 0 सेकंड पे शुरू किया था और 4 सेकंड पर उसने अपनी जर्नी जो है एंड कर दी है। मतलब वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना हो गया, 4 हो गया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 3। वस्तु द्वारा जो तय की गई चाल है वो कितनी आ गई है, 3.75 मीटर पर सेकंड जो है वस्तु द्वारा तय की गई, वस्तु द्वारा वस्तु के द्वारा तय की गई औसत चाल जो है यहाँ पर वो आ गई है। डिवाइड करके देख सकते हैं हम इसको वापस से। किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है कि कैसे आया तो डिवाइड करो, 4 3 जा 12, माइनस किया 3 आया, पॉइंट लगाया 0 आया, 4 7 जा 28, 2 बचा 0 आया, 4 5 जा 20। सॉरी कुछ ज्यादा ही ऊपर से आ गया। ठीक है, तो जो वस्तु की 3.75 आंसर कैसे आया है, 4 को मैंने 15 से भाग दिया था, तब जाकर के ये आंसर मेरा आया है। तो किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे डिवाइड भाग दे करके देख सकता है। वस्तु की औसत चाल कितनी हो गई, 3.75। तो सब बच्चे जो अब आपस में लड़ रहे थे और जो टीचर थी जो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं हमें कोई एक चाल वस्तु की माननी है, तो अब वो एक चाल हम वस्तु की क्या मानेंगे, उस वस्तु की औसत चाल ले लेंगे। कब देखेंगे वस्तु की औसत चाल, जब वस्तु असमान रूप से गति कर रही है। तो इस केस के अंदर अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो वस्तु की औसत चाल है, मतलब जो कार है उसके चलने की या फिर जो बस है उसके चलने की लगभग गति में दर कितना रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं 3.75 मीटर प्रति सेकंड जो है वस्तु की औसत चाल रही होगी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये आ गया औसत चाल का फॉर्मूला कि किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में चलित कुल दूरी कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अगर आपको किसी भी वस्तु की औसत चाल की गणना करनी है तो आप क्या करोगे, उस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को उसके द्वारा लिया गया कुल समय से भाग दे दोगे और आपकी औसत चाल आ जाएगी। करके आए ना अभी हम पीछे, ऐसा क्वेश्चन सेम ही है। तत्कालित चाल, ये क्या होता है, देखो तत्कालित शब्द आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तत्कालित का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट, उसी किसी भी एक जैसे तत्कालित टिकट हमें बुक करनी होती है, इमरजेंसी, इमरजेंसी में क्या करते हैं, हैंड टू हैंड उसी पॉइंट पर आपको चीज करनी होती है, डिसीजन क्विक लेना होता है कि या तो करना है या नहीं करना है। तो तत्कालित चाल यहाँ क्या होगा, अगर इजी शब्दों में हम समझने की कोशिश करें कि अगर कोई बस चल रही है रोड पर, तो 5 मिनट 2 सेकंड पर उस बस की दूरी क्या थी, 5 मिनट 2 सेकंड पर उस बस की दूरी, मतलब उसी क्षण में अगर आप देख रहे हो, हर पॉइंट पर आप देख रहे हो कि किसी वस्तु द्वारा चली गई चाल क्या है, तो वो उस वस्तु की तत्कालित चाल हो जाएगी। तत्कालित चाल को देखने के लिए आप सभी की जो गाड़ियां होती है उसके अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है। एक तो ओडोमीटर लगा होता है और एक स्पीडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर क्या बताता है कि गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, नंबर आता है ना लिखे हुए 0 1 5 6 2, तो रोज रोज बार बार चेंज होते हैं, आप देखना ऑब्जर्व करना। तो ओडोमीटर क्या बताता है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, फिर आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चल चुकी है। और एक आपका इस तरीके से बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें कांटा होता है और यहाँ पर स्पीड लिखी हुई होती है। और जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो ये जो कांटा होता है ना, ये फ्लक्चुएट करता है, बार बार फ्लक्चुएट करता है, मतलब बार बार अपनी दिशा बदलता है। कभी 50 पर आएगा, कभी 60 पर आएगा, ज्यादा तेज गाड़ी चलाओगे तो 70 पर आ जाएगा, 80 पर आ जाएगा। बट आपको इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी है, स्पीड किल्स, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, 90। तो ये कांटा जो है कभी 30 पर आता है, कभी 90 पर आता है। 90 पर इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी है वैसे। और कभी 10 पर आता है। भाई मैं गाड़ी चलाती हूँ तो 40 पर ही रहता है, डर लगता है मुझे, धीरे गाड़ी चलाती हूँ मैं। ठीक है, तो
ये जो कांटा है ये क्या बताता है, आपके गाड़ी की तत्कालिक चाल बताता है कि एट प्रेजेंट आपके गाड़ी की गति में परिवर्तन की दर कितनी है। मतलब इसका क्या मतलब है कि मेरी गाड़ी की जो स्पीड दिखाता है ना, मोस्ट ऑफ जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो कांटा जो है 40 पर ही रहता है। मतलब मैं क्या करती हूँ, मेरे गाड़ी की गति में परिवर्तन की दर कितना है, 40 मीटर प्रति सेकंड रहता है। अब आप उसको कुछ भी मान सकते हो, वैसे गाड़ियों के अंदर 40 किलोमीटर के हिसाब से रहता है। तो हम देख लेंगे कि स्पीडोमीटर से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वस्तु की या फिर किसी भी गाड़ी की, मोटर कार की आप तत्कालिक चाल निकाल सकते हो। किसी भी पॉइंट पर जब आप, किसी भी क्षण पर जब आप वस्तु की गति चाल नोट कर रहे हो तो वो उसकी तत्कालिक चाल हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु 16 किलोमीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो विजुअलाइज करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट। नहीं है नहीं कि पढ़ते स्टार्ट हो गए, नहीं, पहले क्वेश्चन समझेंगे हम, ठीक है। तो वस्तु क्या कह रही है, या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वस्तु थी, उसने 16 मीटर की दूरी तय करी। मान लो ए से बी पॉइंट पर आया है, 16 मीटर की दूरी तय करी है। इस दूरी को तय करने के लिए उसको 4 सेकंड लगे हैं। बी पॉइंट पे रखा, कुछ खाया पिया होगा उसने, पता नहीं खाया पिया या नहीं पिया, लेकिन मैं तो ऐसे ही अज्यूम कर रही हूँ कि कुछ खाया पिया होगा। फिर बी से सी तक पहुंचने के लिए उसने वापस कितनी दूरी तय करी है, 16 मीटर दूरी तय करी है। अचानक से उसको आ जाती है एनर्जी, तो वो क्या करता है, अगले 16 मीटर की जो दूरी है वो 2 सेकंड में ही कवर कर लेता है। तो इस केस में बताओ कि वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो हमने क्या देखा है, वस्तु की औसत चाल क्या होती है, वस्तु की औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है वस्तु की, भाई पहले 16 मीटर तय करी थी, उसके बाद में वापस 16 मीटर तय करी है। कुल समय कितना लिया है, पहले 4 मीटर लिया था, फिर 2 मीटर लिया है। तो 16 और 16 कितना हो गया हमारे पास में, 32, और कितना हो गया ये, 6 हो गया। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 5, 6 5 से 30, 6 पंजे 30, और 5.333 बोल सकती हूँ मैं। निकालो इसको, डिवाइड करो अपनी अपनी कॉपीज में और आंसर निकालो कि क्या आंसर आ रहा है। बार बार दो बचेगा तो हम बार बार 3 लेंगे। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि वस्तु की जो औसत गति है वो कितनी है, 5.33 मीटर पर सेकेंड है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल दिया, तो इस तरीके से देख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन जो है ना कॉन्फिडेंस कम कर देता है, और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना तो सही करते करते चीजें भी हम गलत कर देते हैं। देखो ये आंसर ऐसे ही किया था ना मैंने भी। सिस्टमेटिकली कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आना है। बिल्कुल मतलब कॉपी एकदम साफ रहनी चाहिए कि देखते समझ में आए कि हाँ बच्चे ने क्या परफॉर्म किया है, ताकि टीचर जो है ज्यादा दिमाग ना लगाए आपकी कॉपी में, और साफ साफ चीजें देख करके आपको अच्छे अच्छे नंबर दे दे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें आपका। देखो, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। ओहो, क्या बोल रहा है कि जो अब्दुल है, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब्दुल नाम का एक लड़का है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर गया। ठीक है, गया होगा, अच्छी बात है। क्या बोल रहा है कि जब वो गया था, जब वो ए से बी तक गया था, जब वो ए से बी तक गया था, तो उसकी औसत क्या चाल थी, मतलब जाने की औसत चाल दे दी उसने। जब वो जा रहा था ना तो उसकी औसत चाल कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति आर। और जब वो वापस आया तो रास्ते में भीड़ कम थी, तो उसकी औसत चाल कितनी थी, वापस आते समय उसकी औसत चाल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आने और जाने की टोटल औसत चाल बताओ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 20 + 40 कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 करके आंसर निकाल देते हैं। नहीं बच्चों, गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको दिमाग क्या लगाना है, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि चलो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी ना वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है हमें, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि ए से बी तक जब वो जा रहा है तो उसकी औसत चाल कितनी है। उसकी औसत चाल कितनी है, बी से नहीं लिखूंगी मैं, आप बाद में कंफ्यूज हो गए नहीं तो। उसकी औसत चाल कितनी है,
वस्तु की औसत चाल है ए से बी जाने के लिए। क्या कर रही हूँ मैं? वस्तु की औसत चाल कितनी है यहाँ जब वो ए से बी गया है? कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन ने दिया है, हमें क्या दिमाग लगाना है इसमें, क्वेश्चन ने दिया है वही लिख रही हूँ मैं। और जब वो बी से वापस आया, मतलब घर से स्कूल गया होगा, स्कूल से वापस आया होगा, ऐसे मान लो, तो उसकी औसत चाल कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो आने और जाने की टोटल औसत चाल आपको बतानी है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास में औसत चाल का फॉर्मूला कितना है? औसत चाल का सूत्र क्या है मेरे पास में? और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा करने के लिए, बस मुझे तो इतना याद है कि मेरी मैम ने मुझे पढ़ाया था या फिर अभी मैंने बुक में पढ़ा था कि औसत चाल जो होती है वो क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। तुम्हारी तरह सोच रही हूँ मैं बिल्कुल कि तुम कैसे स्टक होगे इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे अटकोगे। तो कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ तक समझ में आया? इतना ये चीज तो मुझे क्वेश्चन में दी थी तो मैंने लिख दी, और इतना मैंने पढ़ा था तो मुझे सिर्फ सूत्र याद था, मैंने लिख दिया। अच्छा ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको हटाऊंगी, तो आप एक बार पहले इसको नोट कर लो ना। इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। पहला पार्ट क्या है? जब अब्दुल जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, मान लो पहला पॉइंट है उसका घर और दूसरा पॉइंट है उसका स्कूल। घर से वो स्कूल गया है, तो जब वो गया ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, पहले वो वाला क्वेश्चन, और जब बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आया, एक वो वाला पार्ट। क्वेश्चन को कितने पार्ट में डिवाइड करूंगी मैं? दो पार्ट में। ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि क्या थोड़ा अच्छा स्पेस चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मुझे कितना याद है, हमने देखा था कि औसत चाल का सूत्र कितना है? कुल दूरी बटा कुल समय। लिख लेते हैं इसको वापस सुंदर राइटिंग में। औसत चाल इज इक्वल्स टू कुल दूरी बटा कुल समय। इतना मुझे फॉर्मूला बस याद है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये केस वन देख रहे हैं हम, केस वन देख रहे हैं जिसमें वस्तु जो है ए से बी पर गई है और उसकी औसत चाल कितनी दे रखी है? जब वो गया है तो उसकी औसत चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मुझे बताओ, जब आपका अब्दुल जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया होगा तो कुछ ना कुछ दूरी भी तो उसने कवर की होगी ना, कोई ना कोई दूरी उसने कवर की होगी। तो मान लो उसने डी दूरी कवर करी है, या फिर एस भी मान सकते हो, आपकी इच्छा हो जो मान लो, एस ले लेते हैं चलो, है ना। उसने एस दूरी जो है वो कवर की होगी, एस मीटर की दूरी उसने, नहीं, एस किलोमीटर की दूरी उसने कवर की होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने किलोमीटर में दिया हुआ है ना, इसलिए मैं किलोमीटर मान रही हूँ। एस किलोमीटर की दूरी अब्दुल ने कवर की होगी। अब मुझे बताओ, जब आप दूरी में परिवर्तन कर रहे हो तो क्या समय नहीं लगेगा? टेलीपोर्टेशन है क्या? अब्दुल के पास में टेलीपोर्टेशन नहीं है ना, मतलब एक पॉइंट से ऐसे डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता है ना, गेट खोला और जगह आ गई, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं अब्दुल के पास में। को चल करके ही जाना पड़ रहा है। तो क्या करेगा वो, उसने कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी। क्वेश्चन ने नहीं बताया कितनी दूरी, तो मैंने मान लिया कि एस किलोमीटर तय किया होगा। अब एस किलोमीटर को तय करने के लिए समय कितना लग रहा है? मैं बोल रही हूँ टी वन समय लग रहा होगा, जब वो जा रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। केस वन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने दूरी मान ली है एस किलोमीटर, समय मुझे पता पड़ गया है टी वन किलोमीटर, और प्रश्न में क्या दे रखा है मुझे? औसत चाल दे दी है प्रश्न में। कितनी दे दी औसत चाल प्रश्न में मुझे? 20 किलोमीटर प्रति आवर पहले केस की। इन सारी चीजों को मैं क्वेश्चन में लिख देती हूँ, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो औसत चाल कितनी है हमारे पास में? औसत चाल है 20 किलोमीटर प्रति आवर। ये तो मैंने क्वेश्चन में से टिप के लिखा है, क्वेश्चन ने बता दिया था, ठीक है। कुल दूरी कितनी है? तो जब गया तो एस किलोमीटर ट्रेवल करा उसने, तो कुल दूरी हो जाएगी डी किलोमीटर। वापस उसको समय कितना लगा कुल दूरी का, मतलब वापस आते समय उसको समय कितना लगा है? तो सॉरी, जाने में उसको समय कितना लगा है, वापस आने वाला केस तो अभी हमने लिया ही नहीं है। जाने में उसको समय कितना लगा, डी दूरी तय करने के लिए उसको समय कितना लगा? टी वन। यहाँ से टी वन की मान निकाल लेती हूँ मैं। टी वन का वैल्यू अगर मुझे यहाँ से निकालना होगा तो टी वन उधर भेज दूंगी, 20 नीचे भेज दूंगी। तो यहाँ पर वस्तु अब्दुल को ए से बी जाने में समय कितना लगा है? D/20 आर जो है वस्तु अब्दुल को लगे हैं। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या बोल रहा है ये?
दूसरे केस में क्या हुआ था कि जो हमारा अब्दुल है वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, मतलब बी से ए की तरफ आ रहा था। फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, जब अब्दुल जो है बी से ए की तरफ आ रहा था, तब उसकी औसत चाल कितनी थी? वापस आते समय उसकी औसत चाल थी 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो 40 किलोमीटर प्रति आवर। दूरी कितनी तय करी? दूरी तो सेम है ना, घर थोड़ी खिसक करके आगे चला जाएगा, दूरी तो सेम ही रहेगी। तो दूरी कितनी है? दूरी वही एस किलोमीटर है। यहाँ पर मैंने डी लिख दिया है, इसको चेंज कर देते हैं। ऐसे ही लिखना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दूरी एस किलोमीटर मानी है, यहाँ पर भी दूरी मैंने एस किलोमीटर कर दी है, और यहाँ पर भी मैंने दूरी कितनी मानी है? एस किलोमीटर है। घर से स्कूल की दूरी कितनी है? मान लो स्कूल से घर जा रहा है वो, तो घर से जो स्कूल की दूरी है वो एस किलोमीटर है, तो दूरी की जगह मैंने एस लिख दिया है, ठीक है। और समय, अब वो क्या बोल रहा है कि उसकी औसत चाल बढ़ गई है, तो समय कुछ और समय लगा होगा, मुझे नहीं पता कम लगाए कि ज्यादा लगाए। मैं तो इतना बोल रही हूँ कि वापस आते समय रास्ता खाली था, तो उसकी औसत चाल कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। मतलब उसने दूरी तय करने के लिए समय कम लिया होगा। तो मान लो वापस आते समय जो उसने समय लिया है वो कितना है? T2 लिया है, तो यहाँ पर समय को मैंने T2 लिख दिया। T2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से भी मैंने T2 की वैल्यू निकाल ली है। तो 40 किलोमीटर प्रति जो समय है, सॉरी, समय उसको कितना लग गया है? एस बटा 40 घंटे का समय उसको लग रहा है वापस आने में, और जाने में कितना समय लग रहा है? एस बटा 20 आर का समय लग रहा है। अब बोलोगे मैम ये सब तो ठीक है, लेकिन उसने तो दोनों की टोटल पूछी है। तो दोनों की टोटल पूछी तो दोनों की टोटल निकाल देते हैं। दोनों की टोटल पूछी है, हमारे पास में औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? वापस से वही सूत्र लगेगा। औसत चाल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो पता नहीं, पर मैंने एस मान ली भाई। कुल दूरी मुझे पता नहीं है, पर मैंने मान लिया कि घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? घर से स्कूल की दूरी होगी एस। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? एस प्लस एस हो जाएगी। गया जब एस किलोमीटर ट्रेवल करा, वापस आया तब एस किलोमीटर ट्रेवल करा। जाने में समय कितना लगा उसको? एस प्लस 20 घंटे लगे, एस अपॉन 20 घंटे लगे। और आने में कितना समय लगा है उसको? एस अपॉन 40 आर लगे हैं। ये आपकी औसत चाल चल रही है इधर, ठीक है। देखो ऊपर वाले को जोड़ो, कितना हो जाएगा? एस प्लस एस कितना होता है? 2s होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लो, 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। इन केस किसी को नहीं आता हो तो ये ऐसे करके निकाल लेना, ऐसे करके निकाल देना, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना, 40 आएगा। तो 20 की टेबल में 40 कितनी बार आया? 2 बार। तो ऊपर वाली संख्या को भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा? 2s। 40 की टेबल में 40 कितनी बार आया? 1 बार। तो कितना हो जाएगा? ये एस हो जाएगा। तो इस चीज को मैं आगे सॉल्व करूंगी तो ऐसे लिख दू, 2s बटा 3s अपॉन 40। अब जब हमारे पास में दो भिन्न आ जाते हैं, तो ऊपर वाले भिन्न को मैं ऐसे लिख दूं, 2s बटा 1, और नीचे वाले को उल्टा करके लिख दूंगी मैं, 40 बटा 3s। एस से एस कट गया, 2 × 40 कितना हो जाएगा? 80 बटे में 3 रह गया। तो अब्दुल की जो औसत चाल है वापस और आने की और जाने की कितनी हो जाएगी टोटल? 80 किलोमीटर 80 बटा 3 किलोमीटर प्रति आवर। ये अब्दुल की औसत चाल जो है हो जाएगी। क्वेश्चन ने हमें सिर्फ औसत चाल दे दी थी कि आने की औसत चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति, और जाने की औसत चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस चीज को मैंने क्या करा, मुझे ना तो दूरी दी गई थी ना मुझे समय दिया गया था, तो दूरी मैंने एस मान ली, तो आने में एस दूरी कवर करी, जाने में एस दूरी कवर करी, तो टोटल दूरी 2s हो गई है। और समय मैंने दो केस में इसको डिवाइड करके निकाल लिया है। औसत चाल के सूत्र में रखा है कि T1 समय लगा होगा डी दूरी तय करने के लिए, 20 को नीचे लिया तो समय आ गया T1। उसी प्रकार से औसत चाल के सूत्र में मैंने एस रख दिया, T2 ऊपर भेज दिया और 40 को नीचे ले गई, तो T2 वापस आने के लिए उसको कितना समय लगा वो निकाल लिया। इन दोनों को टोटल करके फॉर्मूले में रख दिया, और औसत चाल के फॉर्मूले रख के टोटल जो आंसर है हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है। आराम से इस क्वेश्चन को वापस देखना और खुद करना। देखने में तो सब कुछ आसान लगता है, समझ में आ जाता है, जब करते हैं ना तब असली दिक्कत आती है। तो करके देखना है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ है, 2 पार्ट में सॉल्व किया हुआ। आप पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। ले लिया, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड का भी लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको सॉल्व करके आना है।
आज के सेक्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि वेग क्या होता है, वेग के प्रकारों को हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम काफी सारे करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। मुझे सबका आंसर पॉजिटिव चाहिए कि हाँ मैम हमने प्रैक्टिस की, हमें ये क्वेश्चन आ गया। कमेंट में मुझे सबका लिखा हुआ चाहिए कि हाँ मैम हमने क्वेश्चन परफॉर्म करके देखा है और हमें क्वेश्चन आ गया है। एग्जामिनर हमें क्वेश्चन देगा तो पूरे 3 में से 3 नंबर हमारे आएंगे। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे सारे बच्चों का चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।